नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस फिजिक्स, जी हाँ, बिहार पुलिस फिजिक्स का यह चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियोस दे चुका हूं आप लोगों को। अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो जाकर के अवश्य देख लें। देखिए दोस्तों, ये जो आज का वीडियो होगा ये भी पिछले 3 वीडियोज की भांति आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मैं कराऊंगा और सारे ऑप्शन का भी डिटेल में आपको मैं आंसर कराऊंगा, तो परेशान नहीं होइए, बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लूँगा, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर पढ़ा तो सही रहे हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रखिए। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की संख्या अगर हम रखते हैं तो फिर हमें जो ये अपलोड करने वाला सिस्टम है इसमें समस्या आएगी, क्योंकि जहां हम रहते हैं वो है अभी देहात क्षेत्र, ठीक ना। यहाँ 5G पूरी तरह से नहीं आ पाई है। पूरी तरह से क्या 5G नहीं आ पाई है, तो अपलोड करने में फिर हमको 2-3 घंटा समय लग जाएगा। तो इसलिए अभी इतना ही चलाएंगे, क्योंकि देखिए अभी मान के चलिए 25-30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम नहीं होता है। 25-30 क्वेश्चन बहुत होता है आधे घंटे के वीडियो में। तो फिर जैसे ही अगर 5G इधर अपग्रेड होता है तो मैं भी आप लोगों के साथ शुरू हो जाऊंगा। हुए मैं शुरू कर रहा हूं, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण से प्लवमान या तैरती है, ठीक है ना। कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा और शयनता, और चौथा है आसंजीवल, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ही यह संभव हो पाता है कि सुई या पिन पानी पर तैर पाती है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा चलते हैं। यदि पृथ्वी के चक्रों की गति बढ़ा दी जाए तो धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का क्या होगा भाई? धरातल पर पड़ी वस्तु का ऑप्शन देख लीजिए। भार बढ़ जाएगा, बी में है भार घट जाएगा, सी में है भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी में है इस आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। इस आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, जब पृथ्वी के चक्करों की गति बढ़ा दी जाए, जैसे है ना 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, अपने ही चक्कर की बात कर रहे हैं हम, 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है अपने। अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए तो जो वस्तु है उसका भार जो है वह क्या होगा? कम जाएगा। क्या होगा? वस्तु का भार कम जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है। मान के चलिए ये रेलगाड़ी है, अब यहाँ से छोड़ दिया गया ये, ठीक ना। तो पृथ्वी पर पहुंचने में सबसे कम समय लगेगा। अब कंडीशंस दिए गए हैं आपको। कंडीशंस मैं बता रहा हूं, जब रेलगाड़ी स्थिर होगी यानी रेलगाड़ी रुकी होगी। दूसरा, जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही होगी। तीसरा, जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही होगी। और चौथा, उपरोक्त सभी दशा में समान समय लगेगा। यहां पर आप स्पष्ट हो ले दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो रहे कि पत्थर के गिरने में रेलगाड़ी की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह नीचे गिर रहा है, ना कि रेलगाड़ी के चलने से। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बार किसका मात्रक है? बार जो है वह किसका मात्रक है? ध्यान दीजिएगा, बार किसका मात्रक है? तो आप देख रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब का, ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है कि वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है वह क्या है दोस्तों? बार है, ठीक ना। चलते हैं अगला। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान जो है वह कितना है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान जो है वो कितना है? तो ए ऑप्शन में है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी में है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। सी में है 11.2 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन नंबर डी में है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि डी होगा
और बहुतों को लग रहा होगा कि सी होगा, लेकिन क्या होगा पता है आपको? होगा इसका आंसर डी। डी का मतलब कि किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। धातु की शुद्धता का निर्धारण, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो इसमें आपका काम आएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत का। किसका? आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही धातु के शुद्धता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पास्कल जो नियम है वह है हाइड्रोलिक ब्रेक, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक आपने पढ़ा होगा, या हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें पास्कल का नियम काम करता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में, पानी से जैसे एक मग है उसमें पानी भरा है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, और बर्फ जब पिघलता है तो पानी का स्तर जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देख लीजिए। पानी का स्तर घट जाएगा, पानी का बाहर गिरेगा, या पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा पानी छलक सकता है और नहीं छलक सकता है। मतलब ये तो ऐसे ही फालतू का ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा सी, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए क्या होता है दोस्तों, कोई भी पानी में आप वस्तु डालते हैं, बर्फ ही नहीं कुछ भी डालिए, तो वो अपने भार के बराबर ही पानी को हटाता है। तो जब वो पिघल जाएगा तो फिर जैसे था उतना ही हो जाएगा, तो इसमें अपरिवर्तित होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक ना, चलते हैं। बूंद की आकृति गोलकार होने का कारण, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलकार होने का कारण जो है वह क्या है? ऑप्शन है विस्कोसिता, दूसरा है वायुमंडलीय दाब, तीसरा है अल्प भार, और चौथा है पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, कोई भी द्रव जो होती है दोस्तों वह कम से कम जगह घेरना चाहती है, कम से कम जगह घेरना चाहती है, इसी फिराक में वह बिल्कुल गोल आपको दिखाई देती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, आप लोगों के बहुत सारे लोगों ने सोफा पर बैठा होगा, या फिर सीट साइकिल की सीट, मोटरसाइकिल की सीट पर जब आप बैठते हैं तो देखते हैं कि वो धंस जाता है ना, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। क्या, क्यों ऐसे हो जाता है? ठीक, तो देखिए ऑप्शन है गतिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, संचित ऊर्जा के कारण, और चौथा है विखंडन ऊर्जा के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के कारण। ठीक ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, इस वजह से जो है यह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। एक पारसेक खगोलीय मात्रक है, एक पारसेक खगोलीय मात्रक है, किसका मात्रक है भैया? तो पारसेक आपके दूरी यानी डिस्टेंस का खगोलीय मात्रक है, तो इसका जो है वह बी सही हो जाएगा आंसर। इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है? इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। एक अंतरिक्ष यात्री, देखिए एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर अगर वह 3 फीट उछल रहा है तो चंद्रमा पर वह 18 फीट उछलने लगेगा, है ना। तो ऐसा क्यों? ऑप्शन है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, तीसरा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, मतलब कम है, बहुत कम है। ठीक, और चौथा चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो देखिए छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, चंद्रमा पर भारहीन भी नहीं होगा, भार तो होगा ही, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ये भी मैटर नहीं करता है। इसका जो मेन आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह पृथ्वी से अल्प है, मतलब बहुत कम है। यहाँ अगर 6 kg होता है तो वहाँ 1 kg होता है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से वह ज़्यादा उछल पाएगा। अब आगे चलते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी, आपने देखा होगा या आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते भी होंगे। तो क्रिकेट खिलाड़ी अगर आप कैच लेते हैं, कैच करते हैं किसी गेंद को, तो हाथ को अपना पीछे खींचता है। क्यों ऐसा करता है? ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, दूसरा है बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, तीसरा है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या चौथा है हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो ऐसा नहीं है,
जो राइट आंसर है वह हो जाता है ए, है ना। ए में क्या है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। जब आप पकड़ के खींचते हैं तो बॉल जो होती है वो रेस्ट की स्थिति में आ जाती है पीछे की ओर, ठीक ना। इस वजह से चोट कम लगता है, तो ये चीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है वह पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? भाई पारा पर अगर लोहा रखेंगे तो वो तैरेगा और पानी पर रख देंगे तो वो डूब जाएगा। क्यों? ऑप्शन है, लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। और चौथा, पारा पानी से भारी है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे होगा सी। लोहे का घनत्व, लोहा जो है यह पानी से ज्यादा घना है। किससे ज्यादा घना है? यानी वाटर से ज्यादा घना है लोहा, बिल्कुल घना है। लेकिन पारा से कम घना है। पारा जो है पारा से यह कम घना है लोहा। तो देखिए जो ज्यादा घना रहेगा वो डूबेगा, ठीक ना। जैसे लोहा और पानी में कौन ज्यादा घना है? लोहा, तो लोहा डूबता है। पारा और पानी में कौन घना है? पारा और लोहा में कौन घना है? तो पारा नीचे रहता है, लोहा ऊपर रहता है। तो जो ज्यादा घना रहेगा वह नीचे चला जाएगा, डूबेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ज्यादा घना रहेगा वो डूबेगा, कम घना रहेगा वो तैरेगा, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं आगे। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ऊंचाई की जगहों का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए इस चीज को मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि क्या बताया हूं, जब आप पहाड़ पर जा रहे थे तो आपका पानी जल्दी उबलने लग रहा था, लेकिन खाना बनने में देरी लग रहा था। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है, वह कम जाता है। जैसे पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री, ठीक ना। और आप पहाड़ पर जाते हैं तो हो जाता है 90 या 80, जो भी मान के चलिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, लेकिन कम जाता है। तो कम जाता है भाई तो जल्दी उबलने लगता है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उबलना और पकना दोनों में फर्क होता है। खाना पकने में देरी क्यों लगता है? क्योंकि खाना पकता है 100 पर, अब आप 80 पर ही उबलने लगा, तो खाना पकने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वह काफी समय बाद उसको मिलता है, ठीक ना। तो इस वजह से खाना लेट पकता है, लेकिन उबलना पहले शुरू हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज आएंगे कि सर पहले उबलने का तो पहले पकना चाहिए था ना। पिछला वीडियो देख लीजिए, मैं उसमें अच्छे से बता दिया हूं आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर कम होता है और इस वजह से जो है अतः उबलने का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कम जाता है। देखिए अगर वायुमंडलीय दाब ऊपर कमेगा, ठीक ना, तो बॉइलिंग पॉइंट है वह कम जाएगा। जैसे 100 पर उबलता है तो वह 80 पर उबलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से जो है यह होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है। चंद्रमा पर आप गए और वहां से आप एक चट्टान को ले आए, तब क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, ठीक ना। चंद्रमा से आप तब तक ले आइए एक चट्टान, मैं मिटा दिया। इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए कि द्रव्यमान कभी भी नहीं परिवर्तित होता है, वह सेम रहता है। दूसरा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा परंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो हाँ, ये सही है आपका, क्योंकि भार आपके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण पर। जैसे देखिए ये है पृथ्वी, अर्थ है, और ये है मून। पृथ्वी पर आपका भार मान के चलिए कि 96 kg है, तो चंद्रमा पर आप 16 kg के हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ का जो जी है ना, गुरुत्वाकर्षण है, वह ज्यादा है कि नहीं, और चंद्रमा पर कम है, तो इस वजह से यहाँ भार ज्यादा होगा। लेकिन आपका मास यानी द्रव्यमान जो है वह परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए बी जो ऑप्शन है यह इसका राइट आंसर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। बी जो है वह राइट आंसर होने वाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से।
देखिए बताया था, फुलक्रम बताया था, लोड बताया था, एफर्ट बताया था, ठीक ना, प्रयास, ये तीनों ध्यान रखिएगा। अगर बीच में एफ आए तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में एल आए तो दूसरे श्रेणी का उत्तोलक, और बीच में ई आए तो तीसरे श्रेणी का उत्तोलक। अब कैसे आए जरा इसको समझिएगा। जैसे आपने चिमटा देखा होगा, चिमटा ऐसे रहता है ना, यहाँ से पकड़ते हैं रोटी उटी, माता जी रखी होंगी चिमटा, ऐसे पकड़ के रोटी उठाती हैं। तो देखिए फुलक्रम जो यहाँ क्लिप लगा होता है, जो ज्वाइंट होता है, इसको हम फुलक्रम कहते हैं। जैसे किसी में यहाँ क्लिप लगा होगा या फिर जुड़ा होगा, है ना, तो इसको हम फुलक्रम कहते हैं। और जहाँ से हम पकड़ते हैं वस्तु को, जहाँ वस्तु रखते हैं, वह वस्तु का मतलब कि लोड है ना, यानी भार। तो जहाँ वस्तु रखते हैं यहाँ लोड हो गया, और जहाँ से हम प्रयास लगाते हैं, जैसे पकड़ के हम बीच से ही उठाते हैं ना, तो ये हो जाएगा एफर्ट, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बीच में कौन आया, तो बीच में ई आया, तो ई है तीसरे श्रेणी का उत्तोलक। अब हम आपको बता रहे हैं कैंची के बारे में। देखिए कैंची आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं आप लोग कैंची। तो यहाँ पर फुलक्रम है, यहाँ से ज्वाइंट है, जैसे ये यहाँ से ज्वाइंट था, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, जीवन भर नहीं भूलिएगा इसको, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए खाली। ये कैंची है, यहाँ आपका बीच में लगा हुआ है फुलक्रम है, क्लिप है, ठीक ना। अब हम यहाँ से प्रयास करते हैं, ठीक, और यहाँ वस्तु रखते हैं काटने के लिए। तो हमने क्या बताया कि अगर बीच में फुलक्रम एफ आए तो कौन से श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बीच में ई आ रहा था तो तीसरे श्रेणी का उत्तोलक, और बीच में अगर क्या आए, एल आए तो दूसरे श्रेणी का। एल का उदाहरण मैं बता रहा हूं, देखिए खैनी काटने वाला आपने देखा होगा, यहाँ पर इसका फुलक्रम रहता है और यहाँ से ऐसे एक डंडी रहता है और बीच में खैनी रखते हैं कि नहीं, और इसको दबाया जाता है। तो देखिए लोड बीच में आ गया, लोड आ गया कि नहीं, बीच में आ गया। तो जब बीच में लोड आ गया तो यह दूसरे श्रेणी का उत्तोलक है। आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा, एफ, एल और ई, है ना, 1 2 3। अब इसमें जो आए, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब इस पर कोई भी आपको दे कि कौन से श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। बस ये याद रखिएगा, एफ एल ई, 1 2 3। अब इसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए अच्छे से, है ना। मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं, ठीक, इसको आपने अच्छे से समझा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार रूप में घूमती है, किस बल के कारण। तो देखिए आपको पता है कि जब आप वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य कर रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल देखिए कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल जो है वह डी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा की इकाई आपसे पूछ रहा है। तो विद्युत प्रवाह की जो इकाई है वह है एम्पियर, यानी इसका 3 नंबर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की जो इकाई है, जो यूनिट है, वह हो जाएगी एम्पियर। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वॉशिंग मशीन कौन सी क्रिया पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो है वह देखिए, अब ऑप्शन है डिफ्यूजन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब केंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब अपकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय बल के कारण यह जो है कपड़ा मशीन जो है, वॉशिंग मशीन, यह कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रकाश वर्ष के विषय में कौन सा कथन जो है वह सही है। अब देखिए आपको ऑप्शन दे दिया है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। बी में है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। सी में है 9.44 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। और डी में है 9.43 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, ठीक ना। अब यहाँ अगर किलोमीटर दे दे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 3 जीरो घट जाएगा, है ना, 3 जीरो घट जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, कभी कभी किलोमीटर भी दे देता है,
कभी कभी किलोमीटर भी दे देता है तो आप फंस जाते हैं। आप 15 रखते हैं, 4 6 गुणे 10 की पावर 15, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 15 होगा तो मीटर होगा, किलोमीटर होगा तो 12 होगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, दूध को मथने पर मलाई इनमें से अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। कौन सा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूध से मक्खन निकालना तो क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करना क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। ध्यान दीजिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान रूपांतरण, दूसरा है ऊर्जा रूपांतरण, तीसरा है संवेग रूपांतरण और चौथा है कोणीय संवेग रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा संवेग रूपांतरण, है ना, संवेग संरक्षण पर। और ये न्यूटन के तीसरे गति नियम पर भी काम करता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी अगर संवेग संरक्षण ना दे के न्यूटन का थर्ड लॉ दे दे तो ये मत सोचिएगा कि गलत है, थर्ड लॉ भी होता है। हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? तो हर्ट्ज आपको पता है दोस्तों आवृत्ति की एसआई यूनिट है। किसकी है? आवृत्ति की एसआई यूनिट हर्ट्ज है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं, देखिए पवन चक्की, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसेंगे आप लोग। पवन चक्की टरबाइन जो होती है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? पवन चक्की को। तो देखिएगा, पवन चक्की जो है दोस्तों, यह आपका क्या कहते हैं, हाँ, गतिज ऊर्जा जो हवा आ रहा है, हवा में गतिज ऊर्जा है, बहती हुई हवा में, तो गतिज ऊर्जा को क्या यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये घूम रहा है ना, और हवा आ रहा है, तो ये हवा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। लेकिन इसी टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर, वही जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये मत सोचिए कि पवन चक्की डायरेक्ट जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है गतिज ऊर्जा को। ऐसा अगर ऑप्शन दे कि पवन चक्की बदलता है, अब ऑप्शन दे कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ना, ये मत ध्यान दीजिएगा। गतिज ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसमें जो जनरेटर लगा होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा और आप एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मिलवा भी देते हैं, सही मिलवा देंगे आपको, सही कह देंगे कि हाँ ये तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह जो है वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? वर्नर हाइजेनबर्ग। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संवेग ज्ञात करने का सूत्र, देखिए इसमें फंसेंगे आप लोग। संवेग ज्ञात करने का सूत्र पहला है वेग बटे द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान बटे वेग और तीसरा है द्रव्यमान गुणे त्वरण और चौथा है द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। ये ले लेते हैं क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है। विद्युत मोटर किसको किस में बदलती है? तो विद्युत मोटर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत करेंगे आप लोग। विद्युत मोटर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, जो कि गलत है। यह विद्युत मोटर है तो विद्युत से चलती है ना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वह 3 होगा, सी नंबर, ठीक ना। तो इतने क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कराएंगे। तो एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसको रख देते हैं, एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा आज का वीडियो। अगर बढ़िया लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और फिर मैं और नए और अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्जाम के हित में होगा उनको लाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।